नमस्कार, फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। आइए रीट व एसआई की क्लास को फिर से आगे बढ़ाते हैं। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे वर्ण विचार। वर्ण विचार का विस्तृत अध्ययन अपन इस क्लास में कर रहे थे। देखिए, यहाँ पर अपन थे व्यंजनों का वर्गीकरण में, या फिर मैं यूं कहूं कि वर्णों का वर्गीकरण, क्योंकि अपनों ने वहां पर स्वर व व्यंजन दोनों को शामिल कर लिया था। तो अपन वर्गीकरण पढ़ रहे थे और वर्गीकरण में भी अपन जो व्यंजनों का मोटे तौर पर वर्गीकरण था उच्चारण स्थान के आधार पर, उसको अपनों ने पढ़ा था। और उच्चारण स्थान के आधार पर मैंने आपको बताया था कि दो मोटे तौर पर बांटकर वर्णों को पढ़ा जाता है। दो कौन कौन से? एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर, और दूसरा कौन सा? प्रयत्न विधि के आधार पर। इन दो आधारों पर व्यंजन वर्णों को वर्गीकृत किया जाता है। अपन यहां थे उच्चारण स्थान के आधार पर अपनों ने वर्गीकरण पढ़ लिया था। उसके बाद अपभ्रंश के आधार पर जो दो नए विभाजन और किए गए हैं उनके बारे में अपनों ने देखा। अपन कल की क्लास में बात कर रहे थे कि उसकी काकल्य वर्ण की अपनों ने बात कर ली थी। इसके बाद वर्तस्य वर्ण जो है उनकी बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि वर्तस्य वर्ण 3 स्वीकृत किए गए हैं, न, ल और इसके साथ साथ से। ठीक है, अब सीधी की सीधी बात है कि इनको अपने वर्ग के आधार पर, जैसे अपनों ने पहले प्राचीन वर्गीकरण पढ़ा है उसके आधार पर ही मानना है। स्पष्टता यूं पूछ लिया जाए कि अपभ्रंश के आधार पर इनका उच्चारण स्थान कौन सा माना जाएगा, तभी आपको वर्तस्य मानना है। ये चीज यहां तक अपने को समझ में आ गई थी। अब प्रश्न एक बार कुछ इस प्रकार से आ गया था, और इस प्रकार से कौन सा आ गया था कि निम्न में से वर्तस्य वर्ण है, कि निम्न में से वर्तस्य वर्ण कौन सा है। विकल्प देख लीजिए आप। अब आपको पता है कि न, ल, से है, बता देंगे आराम से। तो विकल्प है न, ल, से और उसके बाद द में च। ये प्रश्न था जी। अब बताइए आप, अब इस परिस्थिति में आप किसको स्वीकृत करेंगे, किसको स्वीकार करेंगे? अगर इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि अब कहां जाए, क्योंकि न भी है और ल भी है और स भी है, तीनों एक साथ आ गए, अब किसको वर्तस्य माने? ये प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में। देखिए, न और स इनको पारंपरिक रूप से या परंपरा के रूप में वर्तस्य स्वीकृत किया गया है, वर्तस्य माना गया है। और ये लय जो है वो नवीन शोधों के आधार पर स्वीकृत किया गया है। तो जब तीनों में से एक का चयन की स्थिति आ जाए तो आपको एग्जामिनर के दिमाग के हिसाब से उत्तर देना है। क्यों? क्योंकि वो देखना चाह रहा है कि आपको ये पता है कि नहीं पता कि पारंपरिक और नवीन शोधों में क्या क्या परिवर्तन है। तब आपको एग्जामिनर के दिमाग के हिसाब से, देखिए तीनों का अलग अलग है तो अपने को एक को छांटना है। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, एक अकेला लय है तो वहां पर उत्तर लय को सही माना गया था। ठीक है, तो यहाँ पर न, ल, से तीनों के तीनों वर्तस्य है, परंतु नवीन शोधों में लय को शामिल किया गया। ये दोनों पारंपरिक रूप से चले आ रहे हैं। तो यदि दो के जोड़े पूछ लिए जाए सीधे की वर्तस्य वर्ण कौन से हैं, तब आप एग्जामिनर के दिमाग के हिसाब से यूं सोचोगे कि दो के जोड़े पूछे जा रहे हैं तो न और स आ रहा है, तो वो विकल्प सही मान लिया जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर पारंपरिक बात को पूछना चाह रहा है। और यदि एक एक की बात पूछी जा रही है तो आप सोचेंगे कि नवीन शोधों के आधार पर एग्जामिनर पूछना चाह रहा है, और वहां पर आप ल को सही मानेंगे। ये आपको विशेषतः ध्यान में रखना है। खास तौर से जो बच्चे
सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं हिंदी में, वो बच्चे इस बात को स्पेशली ध्यान में रखें। हाँ जी, हाँ, अपन क्या पढ़ रहे थे, व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, और उसमें अपनों ने कौन सा पढ़ा, उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर अपनों ने यहां पर पूरा कर लिया। अब अपन शुरू करने जा रहे हैं कौन सा वर्गीकरण, प्रयत्न विधि के आधार पर वर्गीकरण। प्रयत्न विधि के आधार पर वर्गीकरण अब अपन पढ़ने जा रहे हैं। अब प्रयत्न विधि के आधार पर यदि अपन वर्गीकरण पढ़े तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रयत्न होता क्या है। देखिए, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने एक परिभाषा दी है इस संबंध में। भोलानाथ तिवारी द्वारा परिभाषा दी गई है कि हम जैसे ही उच्चारण करने का प्रयास करते हैं तो उस समय हम जो फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु मुख में आती है ना, तो उसको हल्का सा रोकते हैं, उसको रोककर और उसको विकृत करते हुए कोई न कोई आकार देने का प्रयास करते हैं। जिस भी वर्ण का अपन उच्चारण करना चाहते हैं, अपन उसके आकार में उसे रूप देना चाहते हैं। तो उस समय वो जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, हमने वायु को रोका, उसके बाद उसको उसी प्रकार का रूप दिया, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रयत्न कहलाती है। ये किसने कहा है, भोलानाथ तिवारी ने कहा है। अब सीधे शब्दों में समझिए, सीधे शब्दों में इसकी परिभाषा यूं होगी कि देखिए, मुख के विभिन्न अंगों द्वारा वर्णों के उच्चारण के लिए जो भी प्रयास किया जाता है, जो क्रिया की जाती है, वही क्या कहलाता है, प्रयत्न कहलाता है। और वो मुख के अंगों के द्वारा किया गया प्रयास के आधार पर वर्गीकरण ही क्या कहलाएगा, प्रयत्न विधि के आधार पर वर्गीकरण कहलाएगा। ये थी परिभाषा। अब अपन देखते हैं कि इसके आधार पर कितने वर्गों में वर्णों को बांटा जाता है। देखिए, प्रयत्न विधि के आधार पर वर्णों के वर्गीकरण में 3 उप विभाजन भी किए जाते हैं। कौन कौन से उप विभाजन, इनको इस प्रयत्न विधि को अपन 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कौन कौन सा, एक तो है घोष के आधार पर। आप घोष बोल दो, आप कंपन बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। घोष या कंपन के आधार पर वर्गीकरण, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा प्राणवायु या श्वास वायु के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर। और तीसरा वर्गीकरण हो जाएगा उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उच्चारण पढ़ लिया, अब फिर से उच्चारण। देखिए, यहां पर उच्चारण स्थान के आधार पर था और यहां पर उच्चारण के आधार पर, यानी अपन बोलने के लिए प्रयास किस प्रकार का करेंगे। अपन किसको पढ़ रहे हैं, प्रयत्न विधि को। तो अपन बोलने के लिए किस किस प्रकार से प्रयास करते हैं, उसके आधार पर वर्गीकरण है। तो कृपया इन दोनों को मिलाएं न, यहां पर कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो प्रयत्न विधि के आधार पर वर्गीकरण में अपन पढ़ते हैं पहला उपविभाजन। पहले उपविभाजन में मैंने आपको बताया है कि देखिए, घोष या कंपन, या मैं यूं भी कह सकती हूं गूंज, या मैं यूं भी कह सकती हूं नाद, या मैं यूं भी कह सकती हूं ध्वनि के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। कैसे? अब कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण के लिए गूंज, ध्वनि, नाद ज्यादा होती है, और कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में गूंज, नाद या ध्वनि या कंपन बहुत कम होता है, या नाम मात्र का होता है, या होता ही नहीं है। बस 2 ही भागों में बांटा जाता है। एक तो जिनमें बहुत ज्यादा होता है उनको अलग कर दिया गया, बाकी सबको जिनमें नहीं होता है या नाम मात्र का होता है उनको एक साथ शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो घोष के आधार पर कह सकते हैं, घोष यानी
गर्जना, घोष का शाब्दिक अर्थ होता है गर्जना। जैसे अपन कहते हैं ना कि मैं घोषणा करना चाहती हूं, तो आप जैसे ही घोषणा करने के बारे में बोलेंगे तो आप जोर से बोलेंगे। आप क्लास में जाके या कहीं भी जाके यूं नहीं कहेंगे जी मैं घोषणा करना चाहती हूँ, नहीं, घोषणा करते समय आपको तेज स्वर या ऊंचे स्वर में बात करनी होगी। हर एक चीज का, हर एक बात का अपना नियम होता है। जिस प्रकार से आप सामान्य बात किसी को बता रहे हैं तो आप सामान्य रूप में बोलेंगे, लेकिन जब आप भाषण दे रहे हैं तो भाषण की एक कला होती है। आपकी आवाज में उतार चढ़ाव निरंतर आते रहना चाहिए, अनुतान आना चाहिए आपकी आवाज में। तो उसी प्रकार से इसमें भी यूं होता है कि जब घोष कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, तो उसके आधार पर, गूंज के आधार पर, नाद के आधार पर, ध्वनि के आधार पर कुछ में बहुत ज्यादा होती है और कुछ में बहुत कम या नामात्र की या नहीं। इस आधार पर दो भागों में वर्णों को वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से? एक सघोष वर्ण, सघोष वर्ण, और दूसरा अघोष वर्ण, अघोष वर्ण। अब यहां पर आपको मैं बता देती हूं कि स और अ उपसर्ग लगे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ घोष के साथ। अब स उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? हम जानते हैं स उपसर्ग का अर्थ होता है साथ में, और अ उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? नहीं। जैसे मान लो आपने यूं कह दिया सम्मान, तो सम्मान का मतलब होता है इज्जत, और इसके साथ साथ आपने स उपसर्ग लगा दिया, स सम्मान, तो आप लिखेंगे इज्जत के साथ या इज्जत के सहित, यानी स का अर्थ क्या हुआ? साथ में हुआ। तो अब साथ में क्या होनी चाहिए? घोष होनी चाहिए, गर्जना होनी चाहिए, कंपन होनी चाहिए। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में मैंने आपको बताया था ना, ज्यादा गूंज, कंपन, घोषणा होती है, वो सघोष वर्ण कहलाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम जब भी वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी स्वर तंत्रियां जो है वो आपस में टकराती है, आपस में टकराहट करती है, आपस में टकराती है और टकराकर वायु को दूर धकेल देती है, वायु को फेंक देती है, धकेल देती है। तो इसलिए उसमें आवाज होती है। अब आप कोई भी दो बर्तन उठाइए, दो बर्तन उठा के और उनको टकराइए और फिर उनको फेंकिए, आपको पता चल जाएगा क्या चीज है ये। वैसे घर में जब अकेले हो तभी करना, सबके सामने मत करना, क्योंकि हमारे समाज में, सभ्य समाज में हमें पागल समझने लगेंगे। तो इसलिए सघोष ध्वनियां वहां होगी जहां पर हमारे मुख की जो स्वर तंत्रियां हैं वो टकराएगी, टकराकर वायु को धकेलेगी, और जैसे ही वायु को धकेलेगी उसी समय ये वर्ण उच्चरित होंगे। ठीक है। सीधे सीधे शब्दों में यदि इनकी परिभाषा बताई जाए तो देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में घोष, कंपन, नाद, गूंज या ध्वनि अधिक होती है वे वर्ण क्या कहलाते हैं? सघोष वर्ण कहलाते हैं। अब इसमें आते कौन कौन से हैं? तो देखिए, यहां पर आपको इस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हमेशा सघोष कहलाता है। ठीक है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और इसके साथ साथ तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और इसके साथ साथ य, र, ल, व है, ये 5 वर्ण। ठीक है। यहां पर मैं एक चीज और बता देती हूं कि प्रयत्न विधि के आधार पर अपनों ने 3 भागों में बांटा। कौन कौन से? एक तो अपनों ने ये घोष के आधार पर, दूसरा अपनों ने प्राणवायु के आधार पर, तीसरा उच्चारण के आधार पर। तो ये जो घोष है और प्राणवायु है, इन दोनों ही वर्गीकरण में स्वरों को शामिल भी किया जाता है। तो यहाँ पर जो सभी के सभी स्वर है वो भी सघोष माने जाते हैं। सभी के सभी स्वर भी सघोष माने जाएंगे। अब टोटल संख्या में कितने हो गए? देखिए, प्रत्येक वर्ग का, वर्ग हमारे पास टोटल कितने हैं? 5 है।
ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा हो गया, चौथा हो गया और पांचवा हो गया, यानी 1 2 3, यानी एक वर्ग के 3, तो 5 दिए 15, 15 तो वो हो गए, पांचों वर्गों के 3 3 होंगे तो 15 वो हो गए, और उसके साथ साथ 5 ये हो गए, य र ल व ह, 5 ये हो गए, और 5 के बाद सभी के सभी स्वर यानी 11 ये हो गए, तो संख्या में कुल कितने हो गए? 15 5 20 और 31, ये संख्या में कुल 31 होते हैं। अपन किसको पढ़ रहे हैं? अपन सहघोष वर्णों को पढ़ रहे हैं। सहघोष वर्णों में जहां पर गूंज, नाद, कंपन होता है वहां पर उच्चरित वर्ण क्या कहलाएंगे? सहघोष कहलाएंगे। ये कुल संख्या में 31 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, इसके साथ साथ य र ल व ह, और उसके साथ साथ सभी के सभी स्वर भी सहघोष हिंदी में माने जाते हैं। ठीक है, यहां तक उम्मीद करती हूं समझ में आया होगा। अब अपन पढ़ते हैं दूसरा, और दूसरा भाग अपनों ने कौन सा किया था? अघोष। अघोष, ठीक है, अघोष। अब ये क्या होता है? देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में टकराती नहीं है, और जब टकराती नहीं है तो वायु सीधी निकल जाती है, और जब वायु सीधी निकल जाती है तो कोई आवाज नहीं होती, और आवाज नहीं होती तो इनके उच्चारण में कोई भी कंपन, नाद, गूंज, ध्वनि नहीं होती। अगर कुछ वर्णों के उच्चारण में होती है तो बिल्कुल हल्की सी या नाम मात्र की होती है। अब इनमें कितने आएंगे, कौन कौन से आएंगे, बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। अपनों ने 31 वहां शामिल कर लिए थे, बाकी बचे हुए सभी के सभी इसमें ले लो। तो इसमें सबसे पहले तो अपनों ने वहां पर तीसरा, चौथा, पांचवा लिया था, तो यहां पर प्रत्येक वर्ग का कौन सा ले लेंगे? प्रत्येक वर्ग का ले लेंगे पहला और दूसरा। ठीक है, अब पहले दूसरे के बाद यानी मैं तक अपन पहुंच गए। मैं तक पहुंचने के बाद आता है य र ल व, ये चारों के चारों उसमें ले लिए गए। अब आता है श श श श श स, ठीक है अपनों ने वहां पर ले लिया। अब उसके बाद बचते हैं सारे के सारे स्वर, स्वर भी अपनों ने वहां पर ले लिए, तो अपने को जरूरत ही नहीं है कुछ भी याद करने की, एक याद कर लो, बाकी बचे के बचे दूसरे में डाल दो। अब प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तो वर्ग अपने पास कुल कितने हैं? 5 है। पांचों वर्गों के पहला और दूसरा यानी 2-2 वर्ण, तो 5 2 10, 10 तो ये हो गए, और इसके साथ ये कितने हैं? 3, यानी कुल संख्या में कितने हुए? 13 हुए। और अगर फिर भी कंफ्यूज हो तो पहले सहघोष को पढ़ना, वहां पर 3 1 होगा, और फिर अघोष का उल्टा कर दो, 1 3 होगा। इस प्रकार से संख्या आती है। 3 1 को ही उल्टा कर दो, 1 3 संख्या इनकी मानी जाती है। ठीक है, अब आगे अपन पढ़ते हैं दूसरा भेद। दूसरा भेद किस आधार पर था? प्राण वायु या श्वास वायु के आधार पर। प्राण वायु या श्वास वायु के आधार पर। अब प्राण वायु या श्वास वायु के आधार पर वर्गीकरण कैसे करेंगे? देखिए, अपन जब भी स्वरों का, व्यंजनों का, मैंने आपको बता दिया स्वर व्यंजन दोनों शामिल होंगे, तो जैसे ही अपन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में वायु का दबाव अधिक लगता है, कुछ के उच्चारण में लगता है कम। ठीक है, तो उस ज्यादा व कम के आधार पर इनको भी 2 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। 2 भागों में कौन कौन से भागों में? तो देखिए, जिनके उच्चारण में वायु का दबाव कम लगता है, तो कम अपन किसे कहते हैं? अल्प को कहते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, और यदि किसी वर्ण के उच्चारण में वायु का दबाव अधिक लगता है, ज्यादा लगता है, तो ज्यादा अपन किसे कहते हैं? महा को कहते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? महाप्राण कहलाएंगे। अर्थात प्राण वायु या श्वास वायु के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। इसमें वायु का दबाव कम लगेगा और इसमें अधिक लगेगा। अब देखिए, अपन इनको समझने के लिए एक वर्ग को लेते हैं, क ख ग
घ और इसके साथ साथ अंग है। ये अपनों ने एक वर्ग के पांचों वर्णों को ले लिए, इनको समझते हैं। इनको समझने के लिए सीधी की सीधी देखिए, ये वर्गीकरण ऐसा है जिसमें बिल्कुल भी आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखिए क ख दोनों को ले लीजिए, क में ज्यादा दबाव लग रहा है या ख में? क ख अपने को पता चल रहा है, क में कम लग रहा है, ख में ज्यादा लग रहा है, लिख लो। उसके बाद ग घ सीधा का सीधा पता चल रहा है, ग में कम लग रहा है तो वो अल्प में चलाया जाएगा, घ में ज्यादा लग रहा है तो वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद अंग, अंग में कम लग रहा है तो ये इसमें आ जाएगा। अर्थात हमने क ग अंग को लिया। ये मेरा समझाने का तरीका था। ये प्रत्येक वर्ग में इसी प्रकार से रहेगा। अर्थात प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का यदि तीसरा चौथा प्रत्येक वर्ग का पहला कह लिया था ना, तो पहला तीसरा और पांचवा ये वर्ण तो किस में आएंगे? अल्प प्राण में आएंगे। और ये ख और घ, तो ख और घ कौन कौन से वर्ण होते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण इसमें आ जाएंगे। अब अपनों ने 25 को तो पढ़ लिया, यानी पांचों वर्गों के, प्रत्येक वर्ग का यानी 5 वर्ग है, पांचों वर्गों के पहले तीसरे और पांचवें तो इसमें आ जाएंगे, दूसरे चौथे इसमें आ जाएंगे। इनको आप इस तरीके से भी कह सकते हो। देखिए सभी के सभी वर्गीय व्यंजनों में जो विषम वर्ण होते हैं वो तो अल्प प्राण होते हैं और सम वर्ण होते हैं वो महाप्राण होते हैं। इस प्रकार से भी आप पढ़ सकते हैं। अब अल्प प्राण में और कौन कौन आएगा? तो अल्प प्राण में यह आ जाएगा, क्योंकि यह पर हल्का दबाव लगता है और यह और वह दो स्वर तो हमारे हिंदी में ऐसे हैं जिनको अर्ध स्वर माना जाता है, जो भी अपन आगे उच्चारण वाले में पढ़ेंगे। तो यह, र, ल और व 4 ये आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जब यहां पे ये लव आ गए तो यहां पर श, स और है। आपको पता है कि ह में ज्यादा दबाव लग रहा है तो वो इसमें नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा। यानी ये चारों इसमें आ जाएंगे, ये चारों इसमें आ जाएंगे। आपको उच्चारण से ही पता चल रहा है, यर लव में कम दबाव लगता है, श ह में वायु का ज्यादा दबाव लगता है। तो उस आधार पर इन दोनों को भी बांट लो। तो पहले तो अपनों ने किन को लिया? विषम वर्णों को। उसके बाद पहले अपनों ने 25 के 25 व्यंजनों को एक साथ पढ़ा। 25 के 25 में 3 यहाँ पे आ गए, 2 यहाँ पर आ गए। और उसके बाद यहाँ पे यर लव चले गए, यहाँ पे श है गए। बोलकर देख लेना, यर लव में कम दबाव होगा, श में ज्यादा दबाव होगा। और इसके बाद सभी स्वर होते हैं वो तो हल्के होते ही हैं, तो सभी स्वर भी किस में चले जाएंगे? सभी स्वर भी अल्प प्राण होते हैं। तो इस प्रकार से ये प्राण वायु व श्वास वायु के आधार पर अपनों ने वर्गीकरण पढ़ा, जो प्रयत्न विधि के आधार पर दूसरा भाग था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। पढ़ेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।